सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका जेनेटिक्स है, इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं, अनुवांशिकी को अपन देखने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी साइंस की कंप्लीट अपना बेच चल रहा है। उस बेच के अंदर अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी ली थी और बायोलॉजी में भी अपन ने जूलॉजी ली थी, जो कि जूलॉजी आपकी ऑलमोस्ट क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। ऑलमोस्ट लगभग 2 लेक्चर, मतलब 2 आपके टॉपिक है, वो टॉपिक है ना, चैप्टर है, बस वो 2 चैप्टर बचे हैं। बाकी उसके बाद में जैसे ही आपकी जूलॉजी कंप्लीट हो जाती है, जो आपकी बॉटनी है, उस बॉटनी को अपन क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो जेनेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, मेंडल से रिलेटेड कौन कौन से, क्योंकि जिस टाइम पे आप अपना सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में दे रखा है, एंड जो आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसी टर्म्स है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, उन चीजों को आज वाले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज वाला लेक्चर क्या रहने वाला है, एकदम बेसिक लेवल का जो लेक्चर है वो आपका रहने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज लॉन्च की है वो टेस्ट सीरीज हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप सबको पता है कंप्लीट नोट्स हैं वो भी एकदम फ्री है आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ ये वीडियो लेक्चर अभी आप देख रहे हैं जो भी कंप्लीट रूप से फ्री है। तो काफी लोगों ने बोला कि सर जो टेस्ट सीरीज है उसको भी लॉन्च कीजिए, ताकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो याद हो रही है नहीं हो रही है। तो उसके लिए अपन ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। तो इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अपनी जो एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं और एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस के अंदर यहां पर आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही होगी। इन 3 लाइनों पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल नाम से ये दिखाई दे रहा होगा कॉलम। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में यहां पर तो आपको लैब असिस्टेंट के जो आपके नोट्स हैं, जैसे जैसे अपने लेक्चर आते हैं वैसे वैसे नोट्स यहां पर अपलोड हो जाते हैं, तो नोट्स आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक ऐसे ही आप ऊपर की साइड में यहां देखोगे, यहां आपको टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। इस टेस्ट पे भी जैसे ही टैप आप करते हैं तो ये आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाती है। यहां पर काफी टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च कर दी है। धीरे धीरे यहां पे और भी जो टेस्ट सीरीज है वो यहां पर ऐड होती रहेगी। तो ये अपन ने बात कर लिया टेस्ट सीरीज के बारे में। चलिए अब अपना जो मेन है कि भाई आखिरकार जेनेटिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में अपन किस चीज की स्टडी करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जेनेटिक्स के अंदर अपन हेरिडिटी एंड जो आपका वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, एंड जो वंशानुगति है, इसकी क्या किया जाता है, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। वही आपकी क्या कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाती है, बोले तो जेनेटिक्स कहलाती है। अब ये आपकी हेरिडिटी एंड जो आपका वेरिएशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हेरिडिटी का तो मतलब हो गया कि माता पिताओं के, मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा आपके अंदर जो भी लक्षण आ रहे हैं, जो भी करेक्टर्स आ रहे हैं, यानी जो भी करेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स के द्वारा ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। उसकी स्टडी तो मतलब वो चीज तो अपन किसमें देखते हैं, हेरिडिटी में पढ़ते हैं। मतलब वो तो क्या हो जाती है, आपकी हेरिडिटी हो जाती है। जबकि वेरिएशन की बात करें, विभिन्नताओं की बात करें, तो विभिन्नताओं का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के लोगों के अंदर क्या विभिन्नता है। मतलब मेरे में, आपके अंदर, या आप या किसी और के अंदर, एक ही स्पीसीज के लोगों के अंदर क्या क्या वेरिएशन है, अपन में किन किन चीजों की विभिन्नताएं हैं, वो क्या होती है, आपकी वेरिएशन कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। कि इंडिविजुअल ऑफ सम स्पीसीज हैव सम आपके डिफरेंस की, मतलब एक ही जाति के व्यक्तियों के अंदर कुछ अंतर होता है, कुछ विभिन्नताएं होती है, कुछ वेरिएशन होती है, वो अपन इसके अंदर करते हैं। ओवरऑल बात करें तो जेनेटिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड जो वेरिएशन है, इन दोनों की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि भाई जेनेटिक्स से रिलेटेड वन लाइनर आपके कौन कौन से क्वेश्चन है, उनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो जेनेटिक्स अपन कब से बोल रहे हैं, ये जो जेनेटिक वर्ड है या जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन किया था, किसने ये वर्ड दिया था। तो इसकी बात करें तो जो आपके बेटसन थे, उन्होंने 1906 के अंदर जो अनुवांशिकी शब्द है, जो टर्म है, जेनेटिक्स टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले दिया था। चलिए चीज अपन ने पढ़ ली। अब बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, जो आपके ग्रेगर जोहन मेंडल है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि भाई इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, डॉक्टर लाल जी सिंह कौन है आपके फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स।
ठीक ऐसी बात करें कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो याद रखना जो आपके गेरोल्ड नामक वैज्ञानिक है ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आ जाते हैं। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में पूछ लिया जाए तो मॉडर्न जेनेटिक्स बोले तो आधुनिक अनुवांशिकी के पितामह कौन है, तो वो आपके कौन है, बेटसन है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसके अलावा बात करें कि जो आपके एक्सपेरिमेंटल जो आपकी जेनेटिक्स के पितामह है वो कौन है, तो याद रखना वो आपके मॉर्गन है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, जो आपकी ड्रोसोफिला होती है उसके ऊपर किया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि जो हेरिडिटी है ना, जो आपकी अनुवांशिकी जो टर्म्स है, इस टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो याद रखना वो आपके स्पेंसर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका सबसे पहले टर्म है इस टर्म को यूज किया था। अब देखिए ये वाला है, ये आपके एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अंदर दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर आपके दे रखा है। इसके अलावा ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये जो 3 पॉइंट है ये कई बार नीट के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि भाई इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज इन चारों को तो आपको याद है वो रखना ही है, इन 3 को आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए ये तो थोड़ा अपने वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि मेंडल के बारे में, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर किसको अपन सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वो आपके मेंडल। तो मेंडल का जो पूरा का पूरा परिचय है वो परिचय आपके सिलेबस में दे रखा है, तो मेंडल का परिचय भी अपन को देखना कब पड़ेगा कि मेंडल ने अपने जीवन के अंदर क्या क्या अचीवमेंट किए, क्या क्या चीजें इन्होंने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जोहन मेंडल क्या था इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कब हुआ था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके जन्म के बारे में पूछ ले जाए तो 22 जुलाई 1822 के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक ऐसे ही पूछ ले जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 के अंदर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। रीजन पूछ ले जाए कि किस रीजन से हुई है, तो याद रखना किडनी बोले तो गुर्दे की बीमारी थी इनको, उससे क्या होगी इनकी डेथ होगी। आगे बात करें कि इनका जन्म कहां हुआ है, कि कौन से देश के अंदर ये रहते थे, तो याद रखना जो आपका ऑस्ट्रिया देश है, उस ऑस्ट्रिया देश का जो हाइजेनडोर्फ आपका जो प्रांत है, उस प्रांत के अंदर एक गांव था जिसका नाम था सिलेसिया। क्या नाम था, सिलेसिया। इस गांव के अंदर क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। मेन चीज याद रखनी है कि कहां हुआ था उनका जन्म, ऑस्ट्रिया के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब बात करें कि ये काम क्या करते तो याद रखना ये एक चर्च था, उस चर्च के अंदर मॉन्क थे बोले तो वो चर्च था उसके अंदर ये क्या थे, पादरी थे। अब कौन से शहर के अंदर वो चर्च था, वो चर्च था आपका जो ब्रून शहर था, उस ब्रून शहर के अंदर एक चर्च था। उस चर्च में कौन थे, आपके जो मेंडल थे ये पादरी थे। पादरी के साथ साथ में क्या थे, ये एक वैज्ञानिक भी थे। अब जो आपका मेंडल है, इन मेंडल को एक उपाधि दी गई थी। पूछ ले जाए कि मेंडल को कौन सी उपाधि दी गई है, तो याद रखना अनुवांशिकी के पितामह या अनुवांशिकी के जनक की इनको उपाधि दी गई है, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि इनको दी गई है। अब बात कर लेते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, पूछ ले जाए कि मेंडल ने किसके ऊपर, कौन से प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो याद रखना जो पाइसम सटाइवम होता है, जिसको गार्डन पे या उद्यान मटर के नाम से भी जाना जाता है, बोले तो जो आप मटर की सब्जी खाते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनकी जो अवधि थी, मतलब टाइम पीरियड कब था, कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो 1856 से 1863 के बीच में क्या है, इन्होंने इस टाइम पीरियड के बीच में जो आपके गार्डन पी है उनके ऊपर क्या किया था, आपका एक्सपेरिमेंट है ये किया था। पाइसम सटाइवम उसका नाम है, याद रखना बॉटनिकल नेम इसका पूछ लिया जाता है। आगे बात करें कि भाई इन्होंने एक पब्लिकेशन, मतलब ये जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट पब्लिकेशन कब हुआ, पब्लिश कब हुआ, तो याद रखना 1866 के अंदर वो चीज क्या हुई, बाद में जाके पब्लिश हुई। अब जिस पेपर के अंदर या जिस बुक में ये चीज पब्लिश हुई उस बुक का नाम पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस बुक का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, बोले तो जो आपके पौधों के जो संकरण पर प्रयोग या हाइब्रिडाइजेशन पर जो प्रयोग है वो क्या था, इस बुक का नाम था, जिसके अंदर मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। उस बुक के अंदर क्या हुए थे, उस पेपर में क्या हुए थे, ये पब्लिश हुए थे।
ये अपन ने बात कर ली मेंडल के बारे में। अब एक सवाल आ जाता है कि मेंडल ने आखिरकार जो मटर है यानी जो पी है उसी के प्लांट्स को क्यों चुना, क्या रीजन था? तो उसका रीजन था कि जो आपका मटर का प्लांट होता है ये आसानी से क्या हो सकता है, हर जगह पे अवेलेबल हो सकता है, हर कहीं भी क्या है ये ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा इसका जो जीवन चक्र होता है वो सबसे छोटा होता है, बोले तो ये 1 वर्षीय होता है, मतलब ज्यादा लंबा टाइम वेट नहीं करना पड़ता एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि जल्दी से क्या होता है 1 साल का 6 महीने 7 महीने का क्या होता है इसका टाइम पीरियड होता है, तो अगली पीढ़ी होती है वो 6 से 7 महीने में आ जाती है, न कि अगली पीढ़ी को आने में सालों लग जाते हैं। इसलिए क्या है मटर के प्लांट को इन्होंने चुना। इसके साथ साथ में क्या होता है, जो आपका मटर का पादप होता है, पौधा होता है, ये कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होता है तो इसका एक बेनिफिट हो गया कि इसके अंदर सेल्फ एंड जो क्रॉस पोलिनेशन होता है ये दोनों के दोनों क्या होते हैं इसके अंदर पॉसिबल होते हैं, इसलिए भी एक रीजन था कि उन्होंने इस चीज को चुन लिया। इसके अलावा इनके अंदर जो लक्षण है वो आराम से साफ साफ या बोले तो अलग अलग तरीके से इसके अंदर जो लक्षण है वो एकदम प्योरली आप आराम से देख सकते हो। इसके अलावा इनमें जो शुद्ध वंशागति है वो उपलब्ध होती है, मतलब प्योर लाइन इनके अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाती है। ये कुछ रीजन थे जिसके कारण क्या है मेंडल ने मटर के प्लांट को चुना था। अब जो मटर के प्लांट थे इनके अंदर क्या थे, 7 तरह के जो विप्यासी लक्षण थे, बोले तो विपरीत लक्षण थे, वो देखने को मिलते थे। ये जो सातों के सातों लक्षण है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। जैसे अब जो मेंडल था, अब जो ये जो 7 लक्षण थे ना, इन 7 लक्षण में कुछ लक्षण तो क्या थे आपके डोमिनेंट थे, कुछ लक्षण थे वो आपके रिसेसिव थे, बोले तो कुछ आपके प्रभावी थे, कुछ आपके क्या थे अप्रभावी थे। चलिए उनको देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रभावी थे एंड कौन से अप्रभावी थे। डोमिनेंट एंड रिसेसिव में अंतर बस इतना याद रखना, प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो अपना प्रभाव प्रकट कर लेते हैं, रिसेसिव अप्रभावी वो होते हैं जो अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कि आपके घर के अंदर जो सबसे बड़ा होता है, बोले तो जो आपके दादाजी होते हैं, उन्होंने एक बार किसी चीज को डिसाइड कर दिया, तो वो चीज समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ओनली कि भाई उन्होंने एक बार कोई चीज को ऑर्डर दे दिया, जो भी चीज बता दी उसको आपको मानना पड़ता है, मतलब उनके सामने आपका जो प्रभाव है वो क्या होता है कम होता है। एक तो उनका ऑर्डर हो गया, एक आपका ऑर्डर हो गया। आपके ऑर्डर को जितनी अहमियत नहीं मिलेगी उतना उनके ऑर्डर को अहमियत मिलेगी, वही क्या होते हैं आपके प्रभावी कैरेक्टर होते हैं। मतलब प्रभावी अप्रभावी दोनों कैरेक्टर यदि साथ में भी होते हैं, दोनों लोग यदि साथ में भी रहेंगे तो भी प्रभाव किसका चलेगा, आपके इसका चलेगा, जो क्या होगा डोमिनेंट होगा। चलिए उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट की, जो प्लांट का मतलब जो आपका पी था यानी जो मटर था इसके हाइट की, पौधे की। तो हाइट के अंदर हमेशा याद रखना जो लंबा रहेगा, जो टी रहेगा यानी जो टोल रहेगा, लंबा रहेगा, वो हमेशा क्या होगा प्रभावी होगा, जबकि जो बोना रहेगा, ड्वार्फ रहेगा, वो हमेशा क्या होगा रिसेसिव होगा, बोले तो अप्रभावी होगा। इसके अलावा यदि सीड के शेफ की बात करें कि बीज का आकार कैसा होगा, तो बीज के आकार में जो बीज आपके गोल रहेंगे, राउंड रहेंगे, वो तो सॉरी वो तो क्या रहेंगे आपके प्रभावी रहेंगे, जबकि जो आपके विंकल रहेंगे, बोले तो जो झुर्रीदार रहेंगे बीज, वो क्या रहेंगे आपके हमेशा रिसेसिव रहेंगे, अप्रभावी रहेंगे। इस चार्ट को जब आप अभी अच्छे से समझोगे तो जिस टाइम पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है। तो इस चार्ट को अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें सीड के कलर की, तो कलर की बात करें तो याद रखना हमेशा जो पीला कलर होता है ये क्या होता है डोमिनेंट होता है, जबकि जो आपका रिसेसिव होता है वो कौन सा होता है हरा होता है, मतलब हरा कलर इतना प्रभावी नहीं होता है। जबकि बात करें पोड के शेफ की, मतलब जो फली रहेगी, इसके ऊपर जो फली लगती है प्लांट्स के ऊपर, मतलब ये जो आपका पी वाले पे, इनके अंदर जो फली क्या रहेगी इन्फ्लेटेड रहेगी, यानी जो फली फूली हुई रहेगी वो तो क्या रहेगी आपकी डोमिनेंट रहेगी, जबकि जो आपकी संकुचित रहेगी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी वो आपकी क्या रहेगी रिसेसिव रहती है। जबकि पोड के कलर की अपन बात करें, इसके रंग की बात करें, तो यदि फली का कलर है वो कैसा है ग्रीन है, हरा है, तो वो क्या रहेगी डोमिनेंट रहेगी, जबकि रिसेसिव कौन सी रहेगी येलो वाली रहेगी। अब जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से पिकअप होता है, क्योंकि यहां पे गौर से आप देखिए
यहां पे यदि अपन सीड के कलर यानी बीज के कलर की बात करें तो यहां पर पीला कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, हरा कलर यहां क्या होता है, रिसेसिव होता है। जबकि यदि अपन पोड के कलर की बात करें, फली के कलर की बात करें तो यहां जस्ट उल्टा हो जाता है। फली का कलर यदि हरा है तो वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव कब होता है, जब वो पीला होता है। तो याद रखिए, बस आप थोड़ा सा माइंड में ये चीज रखना, जो आप घर पे मटर लेके आते हैं, यदि मटर है मतलब जो मटर का कवर आप देखते हैं वो यदि पूरा हरा है तो मटर क्या निकलता है, अंदर से मीठा निकलता है। तो याद रख सकते हैं कि वो क्या होगा, आपका डोमिनेंट होगा। जबकि जो सूख जाता है, थोड़े दिन आप उसको बाहर रखोगे या आप ऐसे मटर लेके आएंगे जिनके ऊपर की कवरिंग कैसी है, पीला है, तो वो जो पीला है मतलब क्या है, वो पीला हो चुका है, मतलब क्या है, वो इतना खाने में अच्छा नहीं रहेगा, तो उसका कैरेक्टर क्या रहेगा, मिठास का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहां अप्रभावी रहेगा। इस तरह से आप किसी भी चीज को एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इसके फ्लावर की यानी इसके फूल के रंग की, तो याद रखना डोमिनेंट कौन सा रहेगा, जो वोलेट कलर रहेगा, बैंगनी कलर है तो क्या रहेगा, वो डोमिनेंट रहेगा। एंड यदि वो व्हाइट कलर में है तो वो क्या होगा, आपका रिसेसिव होगा। इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो यदि वो अक्षीय जगह पर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो आपका डोमिनेंट रहेगा। जबकि वो लास्ट में है, अंतिम में है, बोले तो टर्मिनल में है, तो वो क्या होगा, आपका रिसेसिव होगा। ये चीज आपको क्या है, पता होनी चाहिए। तो ये अपन ने क्या बात कर लिए, मेंडल के जो आपके 7 अलग तरह के मेंडल ने कैरेक्टर्स बताए थे आपके, उन कैरेक्टर्स को अपन ने देख लिया है। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से देख लेना। आगे आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें, ये चार्ट है, इनके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई रही है, कौन सा लंबा, कौन सा आपका प्रभावी है, डोमिनेंट है, कौन सा आपका रिसेसिव है, तो वहां पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं, जो आपके जेनेटिकली आपकी टर्म्स दे रखी है, टर्मिनोलॉजी दे रखी है, उन टर्मिनोलॉजी को अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीन के बारे में। तो जो जीन होता है, इस जीन को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी या ना अनुवांशिकी की क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। और ये जो जीन वर्ड है या ना ये जो टर्म है, पूछ लिया जाए ये जीन टर्म सबसे पहले किसने दी थी, तो याद रखना जो आपके जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीन टर्म है, इस टर्म को दिया था। जबकि अगला आ जाता है एलील। तो एलील क्या होता है, जीन का ही एक क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है, एक क्या होता है, वैकल्पिक होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। जबकि लोकस की बात करें तो लोकस क्या होता है, तो लोकस वो होता है जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन की जो स्थिति होती है, यानी द पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम, वो आपका क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है, क्योंकि जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये साफ साफ आपके आपके मतलब जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर दे रखा है। तो यहां पर मैंने जो टर्मिनोलॉजी है, ये आपके बुक्स के अंदर, क्योंकि सीधी सी बात है, जो आप जेनेटिक्स पढ़ लीजिए या कोई भी सिलेबस आप पढ़ लीजिए, जिस टाइम पे अपन पूरा सिलेबस देखते हैं आपके लैब असिस्टेंट का, तो आपने देखा होगा कि आपकी बायोलॉजी दे रखी है, मतलब बायोलॉजी के अंदर आपकी बॉटनी जूलॉजी दोनों की दोनों आ जाती है। इसके अलावा आपकी फिजिक्स दे रखी है एंड आपके केमिस्ट्री दे रखी है। इनके साथ साथ एक जनरल साइंस नाम भी ऐड हो रहा होगा। तो वो जो जनरल साइंस है ना, उस जनरल साइंस का मतलब हो गया आपकी जो कंप्लीट बायोलॉजी आ गई, बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा जो केमिस्ट्री होगी एंड आपकी फिजिक्स होगी, इन तीनों के अंदर जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रासायनिक नाम हो गया या कोई भी गैस वगैरह हो गई, ये चीज होगी। जबकि फिजिक्स के अंदर कोई भी आपका फॉर्मूला हो गया, किसी भी मतलब आपकी यूनिट होगी, इकाइयां होगी, वो मतलब कौन सी इकाई किसकी होती है। तो ये जो सारी चीजें मतलब जो बेसिक चीजें हैं, इन्हीं बेसिक चीजों में से ही वो जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो जो बेसिक चीजें हैं ना, वो कौन सी होती है कि आपके 10th क्लास तक की जो साइंस की बुक है, उस बुक में से आएगी। और 10th क्लास की साइंस की बुक में आपके जेनेटिक्स है, तो सीधी सी बात है, वहां से आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी को आप 10th की जो आपकी साइंस की बुक है वो होगी। इसके अलावा जो आपकी 11th 12th की है, उनके अंदर आप इन चीजों को देख लीजिएगा। मैं सिर्फ जो मेन है, जो इंपोर्टेंट है, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको लेके आया हूं। बाकी और भी काफी सारी, उनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं जीनोटाइप की, कि जीनोटाइप क्या होता है। देखिए जीनोटाइप क्या हो गया कि जीन के अंदर, मतलब यदि अपन बात करें जिस टाइम पे मोनोहाइब्रिड
अपन क्रॉस पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया जाता है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी वाले प्लांट्स को लिया जाता है। इनके बीच में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। इनके बीच में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। जिस टाइम पे F1 जनरेशन आ जाती है, F2 जनरेशन आती है, तब पे एक रेशियो निकल के आता है जिसको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोलते हैं। तो वो जो जीनोटाइप है कि जीन अंदर कितने प्रेजेंट है, वो क्या होता है, आपका जीनोटाइप होता है, जिनको क्या है निकालना पड़ता है। तो वो तो आपका क्या कहलाता है, जीनोटाइप। मतलब अनुवांशिकी जो संरचना होती है, जो जेनेटिक मेकअप होता है, जैसे कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया एंड स्मॉल टी आपके स्मॉल टी आ गए। ये क्या होते हैं, आपके जीनोटाइप होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, जीनोटाइप बोला जाता है। जबकि फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का मतलब हो गया, फिनो का मतलब हो गया बाहर से देख के, कि मतलब किसी को भी आप बाहर से, जैसे मेरे को बाहर से आप देख लोगे, दो हाथ है, दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, इस तरह से किसी चीज को बाहर से देख के ही अपन बता सकते हैं। वो तो क्या होता है, आपका फिनोटाइप होता है, जिसको लक्षण प्रारूप बोला जाता है, जीनोटाइप। अब मेरे शरीर के अंदर कौन से जीन है, क्या नहीं है, इस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। वो किस में आ जाता है, जीनोटाइप में आ जाता है, जीन प्रारूप में आ जाता है। चीज आपको पता होनी चाहिए। जबकि आगे आ जाता है होमोजाइगस। होमोजाइगस नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। मतलब यदि दोनों के दोनों जो एलील है, वो दोनों के दोनों एलील यदि सेम है, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, होमोजाइगस कहलाती है। होमोजाइगस का मतलब या तो दोनों के दोनों जीन है वो प्रभावी होने चाहिए, या जो दोनों के दोनों जीन है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अप्रभावी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, जो लंबाई होती है पौधे को, उसको डिनोट करता है। अभी अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं। जबकि जो स्मॉल टी होता है, ये किसको डिनोट करता है, बोने को, मतलब अप्रभावी को दर्शाता है। यदि ये दोनों साथ के अंदर है तब तो वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा, और ये दोनों जब साथ में है तब वो क्या होगा, होमोजाइगस। लेकिन मान लीजिए एक कैपिटल टी है, एक आपका स्मॉल टी है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके एक दूसरे के अलग है, विपरीत है। मतलब कैसे है, हेटेरोजाइगस है बोले तो विषम युग्मनजी है। होमोजाइगस का मतलब समयुग्मनजी। समयुग्मनजी मतलब दो युग्मक क्या होंगे, दो पेड़ क्या होंगे, एकदम सेम होंगे। वो कौन से होंगे, होमोजाइगस। विषम युग्मनजी मतलब दोनों के दोनों युग्मज क्या होंगे, विषम होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। वो आपके कौन से होते हैं, ये वाले हो जाते हैं। तो हेटेरोजाइगस क्या हो गया, दोनों के दोनों एलील क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जबकि अब बात कर लेते हैं डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील का मतलब वो ही आ गया कि जो अपना प्रभाव है, वो प्रभाव क्या है, इफेक्ट कर पाता है, अपना प्रभाव दिखा पाता है, वो क्या कहलाता है, आपका डोमिनेंट एलील कहलाता है। जबकि रिसेसिव एलील कौन सा हो जाता है, तो सीधी सी बात है, रिसेसिव एलील वो हो जाता है जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। जैसे हमेशा याद रखना, जो भी कैपिटल रहेगा वो हमेशा अपना प्रभाव शो करेगा, जबकि जो आपका हमेशा स्मॉल रहेगा वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। मतलब ये तो आपका डोमिनेंट एलील हो गया, ये आपका का क्या हो गया, रिसेसिव एलील हो जाता है। चलिए यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला वही है कि रिसेसिव एलील कौन सा होता है, कि डोमिनेंट की मौजूदगी के अंदर यदि अपना प्रभाव होता है, वो छिपा लेता है एलील, वो कौन सा होता है, रिसेसिव आपका एलील कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट क्या होते हैं, दोनों एलील क्या करते हैं, बराबर क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेस करते हैं। मतलब दोनों के दोनों जो एलील रहेंगे वो बराबर अपना प्रभाव दर्शाएंगे, कि ना तो मैं बड़ा, ना ही तू बड़ा, ना ही तू छोटा, ना मैं ही, ना मतलब मैं बड़ा, मतलब छोटा जो भी है, आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। कोडोमिनेंट कौन से होते हैं, जो दोनों के दोनों अपना क्या है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, ये अपना प्रभाव बराबर दर्शाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या मिलेगा, जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एबी ब्लड ग्रुप होता है, उसमें आ जाता है। तो आगे जिस टाइम पे एबी ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तब आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। देखिए जितने भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं ना, ये टेंशन मत लो, अभी समझ में नहीं आ रही तो इन सबको एक एक अपन जैसे जैसे आगे जेनेटिक्स पढ़ते रहेंगे तो ये चीजें और वहां पे निकल के आएगी। बस अभी इनका बताने का मकसद है कि ये नाम आपको सुने सुने लगने चाहिए। ऐसे नहीं कि नाम सुने सुने नहीं लग रहे, ये नाम आपको सुने सुने लगने चाहिए। इसलिए आज अपनी जो क्लास है ये अपन एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं, तभी इस क्लास का नाम अपन ने क्या रखा है, इंट्रोडक्शन रखा है, परिचय रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का मतलब क्या हो जाता है कि इंटरमीडिएट यदि फिनोटाइप निकल के आता है, मतलब ऐसा फिनोटाइप निकल के आता है जो क्या हो, आपका इंटरमीडिएट हो, बराबर का फिनोटाइप हो। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एक प्लांट है मिराबिलिस जालापा, इसको अपन आगे पढ़ेंगे तब आपको ये चीज और समझ में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा लगा लीजिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आखिरकार क्या होती है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया एक ही कैरेक्टर्स को लेके, जैसे प्लांट की लंबाई को लेके ही अपन करते हैं। प्लांट्स की लंबाई, जैसे लंबाई में एक तो क्या हो गया, कैपिटल टी प्लांट हो गया, एक स्मॉल टी प्लांट हो गया। मतलब प्लांट का अपन एक ही करेक्टर लेंगे, उस करेक्टर के बेसिस के ऊपर यदि उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मोनो का मतलब एक हो गया, हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, उनके बीच में क्रॉस कराना, विभाजन कराना। फिर बात कर लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड का क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि दो अलग अलग करेक्टर से लेंगे। एक तो ले लेते हैं कि भाई जो आपका बीज है वो क्या है, मान लीजिए गोल है। एक ले लेते हैं आपका जो बीज गोल के साथ साथ में क्या है, आपका पीला है, गोल है पीला है। या बोल लेते हैं दूसरी साइड में अपन ले लेते हैं कि हरा है और साथ में क्या है, आपका झुर्रीदार है। वो आपका क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आने वाले टाइम पे अपन और अच्छे से डिटेल के अंदर देख लेंगे। अब जब मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो यहां पर F1 जनरेशन भी अपन देखते हैं, F2 जनरेशन भी देखते हैं, F3 जनरेशन भी देखते हैं। ठीक ऐसे ही मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, पोली हाइब्रिड, तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। ये चीज मैंने आपको लिखा ही नहीं क्योंकि अब आप आगे समझ गए होंगे कि मोनो हाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर के बीच में, डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स के बीच में, ट्राई में तीन कैरेक्टर्स के बीच में, पोली के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स ले लेंगे, उनके बीच में क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो इस तरह से आप चीजें समझ सकते हैं। जबकि F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है। F1 जनरेशन तो क्या होगी कि जब आप क्या करेंगे, कोई भी प्लांट्स है उसकी ये जो, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन पढ़ेंगे तब आपको, एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अभी अपन ने बात किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, आपके प्लांट की लंबाई है। एक मीटर का प्लांट लिया वो क्या था, लंबा था। एक मीटर का प्लांट लिया वो क्या था, आपका बोना था। जब इन दोनों के बीच में अपन ने क्या करवाया, क्रॉस कराया, तो यहां से कैपिटल टी आ जाएगा, यहां से एक क्या आ जाएगा, आपका स्मॉल टी आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो क्या रिजल्ट निकला, इंटरमीडिएट रिजल्ट निकला। मतलब यहां पर F1 जनरेशन अपन को मिल गई। क्या, कौन सी मिल गई, F1 जनरेशन मिल गई, जो क्या थी, आपका अप्रभावी रूप से क्या है, आपका लंबा है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका जो T है ये क्या कर रहा है, यहां पर डोमिनेंट है, ये यहां पे क्या है, रिसेसिव है। जबकि इन्हीं के बीच में वापिस से सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, सेल्फ क्रॉस कराया जाता है। तो क्या किया जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में जब वापिस से क्रॉस कराया जाएगा और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपकी क्या कहलाती है, F2 जनरेशन कहलाती है। तो F1 जनरेशन कौन सी होती है, F2 जनरेशन कौन सी होती है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कौन सा होता है, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब हो गया कि एक अनजान जीनोटाइप, ऐसा जीनोटाइप जिसके बारे में अपन को कोई भी आइडिया नहीं है, उस जीनोटाइप का यदि अपन होमोजाइगस, जो आपका रिसेसिव होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, सेम का मतलब आपके कैपिटल टी कैपिटल ले लीजिए या स्मॉल टी ले लीजिए, इनके बीच में क्या कराया जाता है, इन दोनों के बीच में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। वो आपका कौन सा कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जबकि बेक क्रॉस की बात करें तो बेक क्रॉस क्या आ गया कि F1 जनरेशन कौन सी निकल के आएगी, ये आपकी जो F1 जनरेशन है, इसका क्रॉस यदि अपन किससे कराएंगे, पेरेंट से इसका क्रॉस कराएंगे तो वो आपका क्या कहलाता है, बेक क्रॉस। बेक का मतलब क्या हो गया, जस्ट पीछे वाला क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। ये दोनों भी क्या है, आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं ये जो चार देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, इन पांचों को आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि पांचों के पांचों क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये अपन ने बात कर ली इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स की। दो लास्ट एंड फाइनल टर्म्स हो जाती हैं। एक आ जाती है विपुंसन। विपुंसन क्या होता है, विपुंसन का मतलब होता है कि स्वपरागण रोकने के लिए, मतलब जो आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है उसको, सेल्फ पोलिनेशन होता है, उस सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जो फूल होते हैं उस फूल के ऊपर जो आपके नर प्रजनन अंग होते हैं, नर प्रजनन अंग को क्या बोला जाता है, पुंकेसर या परागकोश बोला जाता है। इनको यदि चिमटी की सहायता से हटा लिया जाता है, काट लिया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। जबकि आगे आ जाता है दूसरा थैलीकरण। थैलीकरण का मतलब सीधी सी बात आ गया, जो आपके पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उन फूल को क्या किया जाता है, थैली से ढक दिया जाता है, ताकि इनमें क्या किया जा सके, जो क्रॉस पोलिनेशन है, बोले तो पर परागण है, इसको रोका जा सके। वो क्या कहलाता है, आपका थैलीकरण कहलाता है। ये दोनों के दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बस इनकी डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन को आप याद रखिएगा।
चलिए, ये अपन ने बात कर ली। अब आ जाता है जो मेंडल के आपके नियम है। मेंडल के कौन कौन से नियम है? आपके मेंडल के द्वारा 3 नियम दिए गए, तीनों के तीनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा आ जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा आ जाता है लॉ ऑफ आपका सेग्रीगेशन। फिर आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, जो आपका असोर्टमेंट होता है, ये वाला नियम हो जाता है। बोले तो प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम, या जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये आखिरकार क्या होता है? अपव्यूहन अपघटन एक ही बात है, इसका नियम क्या होता है? ये तीनों के तीनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों किससे है? जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इससे रिलेटेड है। तो साथ में इन नियम के साथ साथ में जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये चीज अपन देख लेंगे। तो यहां तक अपन ने जो भी जेनेटिक्स है इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब जो अगला लेक्चर रहेगा, उस अगले लेक्चर के अंदर कंप्लीट जो आपकी जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यहां से अपन स्टार्ट कर देंगे। बस इतना याद रखना, लॉ ऑफ जो डोमिनेंस होता है, ये आपके F1 जो आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, उससे क्या होता है? ये रिलेटेड होता है। जबकि जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया एंड जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो आपका इंडिपेंडेंट आपका जो असोर्टमेंट है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, उससे क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों आपके रिलेटेड होते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वो जब अपन इन सारी चीजों को पढ़ोगे तो आपको ये जो तीनों के तीनों नियम है, ये नियम भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये जो पूरे के पूरे जो नियम है, इन नियम को भी अपन देख लेंगे। इसके अलावा जो अपना अगला वीडियो रहेगा, लेक्चर रहेगा, उसके अंदर अपन सारी चीजें देख लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि ये जो कंप्लीट जो आपके यहाँ पे नोट्स रहेंगे या जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, वो कहां मिलेगी? प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को जैसे ही डाउनलोड करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आएगा। यहां पर फ्री स्टेडी मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको यहां तो नोट्स मिल जाएंगे और ऊपर की साइड में आपको सामने टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहां पर आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो अभी तक काफी सारी टेस्ट सीरीज ऐड कर दी है, धीरे धीरे और भी टेस्ट सीरीज ऐड होती यहां पर रहेगी। तो एप्लीकेशन को क्या कर लेना है? आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी चैनल के नाम से है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी दादेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा ये अपने अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनको भी आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कंप्लीट अपन आपकी जो बायोलॉजी की क्लासेस है, इनको अपन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।